द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैज टर्न्ड इनटू ऑयल बैटल। अब ये कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई। वो कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब थैले से बाहर ही नहीं आ रही, बल्कि आगे चल फिर रही है और बड़े धड़ल्ले से हमारे सामने ये सारा कुछ हो रहा है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात है, अभी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आपने एक बात नोट किया, हम कल से कह रहे हैं कि 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हो गया। एक्चुअली एक हफ्ते में 55 रुपये नहीं है, 63 रुपये है, क्योंकि 28 फरवरी रात 12 बजे 8 रुपये फी लीटर तो उस वक्त इजाफा हुआ, और एक हफ्ते के अंदर अंदर एक बार फिर 55 रुपये, तो ये टोटल मिला के 63 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ। और अभी बताया जा रहा है कि समरी 110 रुपये फी लीटर बढ़ाने की पहुंची थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने 55 रुपये बढ़ाए। बाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। फरूख सलीम साहब है, माहिर तजिया निगार हैं, मईशत के हवाले से इन चीज़ों को काफ़ी वो अदाद-ओ-शुमार के ऊपर नज़र रखते हैं। उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंपेरिजन किया है। वो कह रहे हैं कि ये जो ऑयल जिसे अब महंगा किया गया है, ये 45 दिन पहले खरीदा गया। 45 दिन पहले ये $60 फी बैरल पे खरीदा गया, अभी तो 85 पे चला गया ना। जो पेट्रोल ऑलरेडी सस्ता खरीदा गया था, उसे 55 रुपये या 60 रुपये या 63 रुपये महंगा करके जो बेचा जा रहा है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई तो है जो इसमें से प्रॉफिट बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल कंपनीज हैं, उन्होंने अगर $60 फी बैरल पे पेट्रोल खरीदा, अभी वो $85 फी बैरल के हिसाब से बेच रहे हैं। जो सस्ता खरीदा और महंगा बेच रहे हैं, दैट मीन्स कि अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि 113 अरब रुपए का मुनाफा इस पूरे प्रोसेस में जनरेट हुआ। वो कहाँ गया, किसकी जेब में गया, ये उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये बता रहे हैं कि 113 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकल रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन उन्होंने किया कि पेट्रोल की जो इस टाइम असल कीमत है, असल वैल्यू है, वो 158 रुपये फी लीटर के हिसाब से बनती है। और फिर उसमें जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के, सिर्फ टैक्सेस, वो 123 रुपये तक पहुंच चुके हैं, जिनमें लेवी टैक्स है, जिनमें जनरल सेल टैक्स है, और जो छोटे मोटे टैक्सेस वगैरह लगते हैं, लेवी सबसे ज़्यादा टैक्स है। ये मिला के 123 रुपये टैक्स उस पेट्रोल के ऊपर दे रहे हैं जिसकी एक्चुअल कीमत 158 रुपये है। और फिर ऑयल कंपनियों का जो मुनाफा है, और जो राउंड फिगर करके एग्जैक्ट जो प्राइस बनती है, वो 321 रुपये। 158 रुपये लीटर वाले पेट्रोल की प्राइस 321 रुपये, और उसमें टैक्सेस और प्रॉफिट ये सारा कुछ इन्वॉल्व है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन अगर माहिर मईशत करके बता रहा है कि ये सारा कुछ हो रहा है, ये नंबरों का सारा सिलसिला है, तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि क्या ऐसा ही होना चाहिए या इसका कोई फार्मूला और भी हो सकता है। आगे बढ़िए, ज़रा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर भी बात करनी है, कुछ देर में करता हूँ। लेकिन स्टार्ट में मैंने आपको क्यों कहा कि द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हैज़ टर्न इनटू ऑयल बैटल, इसलिए क्योंकि वाइट हाउस के एक आला ओहदेदार की जानिब से, जो एनर्जी के मुआविन भी है एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने आज टीवी पे आके बड़ा खुलेआम बता दिया। उन्होंने कहा कि ये एक लंबी गेम है, यानी ये कोई मामला जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। वो कह रहे हैं कि एक लंबी गेम है, और हम ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे, और कब्जा करके लंबे अरसे के लिए खुद को फ़ायदा पहुंचाएंगे, इससे बेनिफिट उठाएंगे। किस धड़ल्ले से कहा जा रहा है ये सारा कुछ, ज़रा एक लम्हे के लिए सुनिए। This is a long-term game because what we want to do is get such massive oil reserves in Iran out of the hands of terrorists. And so what we're going to experience here in the short term is highly outweighed of the long-term benefit, because ultimately we're not going to have to worry about these issues in the Strait of Hormuz. तो बड़ा क्लियर कट वो बता रहे हैं कि ये लंबी गेम है, और हम इस इंटेंशन से ये सारा कुछ कर रहे हैं कि हमने तेल के ऊपर कब्जा करना है। अब वेनेजुएला के सदर को उठाया गया, वहाँ के तेल के ऊपर कब्जे की एक पूरी कोशिश जो कि एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आ रही है, और फिर ईरान दूसरा एक बड़ा तेल का ज़ख़ीरा जिसके पास है। तो ये सारा कुछ क्या बता रहा है कि ये सारी जंग, ये सारा जो एस्केलेट किया जा रहा है, दो चीज़ों के, एक तेल और दूसरा असले की खरीदो फरोख्त। पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में असला बिक रहा है। बनाने वाले कौन है? अमरीकी कंपनियां। बेचने वाले कौन है? अमेरिकन। जाग इनके पास रहा है, ये सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ खरीदेंगे। इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी ये इंटरसेप्टर्स खरीदने की? इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी डिफेंस सिस्टम खरीदने की? जो बनाएगा वो बेचने के लिए कुछ तो कर रहा है। तो ये सारा इस तरह की एक गेम चल रही है। खैर, आज की जो पेशरफ्त है, ताज़ा तरीन पेशरफ्त, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले ऐलान किया है कि आज ईरान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। क्यों ये ऐलान किया गया? बताया तो जा रहा है कि सब कुछ डिसमेंटल कर दिया गया, फिर क्या ज़रूरत पड़ी उसके ऊपर बताता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले ईरानी सदर का एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू चला टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया पे भी आ गया, अब सारी अखबारों के ऊपर, आलमी जरीदों के ऊपर आ गया। और उन्होंने कहा कि जनाब, हम एक तो माजरत करते हैं अरब ममालिक से कि उनके ऊपर हमले किए गए, और अब से हम इन हमलों को हॉल्ट कर रहे हैं, इनको रोक रहे हैं, अनटिल अनलेस उनकी सरजमीन से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, या उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल ना हो, तब तक अब हम और कोई हमला नहीं करेंगे।
ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू था। जैसे ये इंटरव्यू मीडिया के ऊपर आना शुरू हुआ, इसी दौरान पता चला कि दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक और ड्रोन पहुंच गया और उसने अच्छा खासा डैमेज किया उनके रनवे को। बड़ी मुश्किल से जाके एमिरेट्स ने अपनी परवाज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। कुछ परवाज़ें उन्होंने रवाना करने की शुरू की, लिमिटेड एक फ़्लाइट ऑपरेशन उन्होंने रिज्यूम किया था, लेकिन फिर से ये सारा कुछ हो गया। पता नहीं फिर दोबारा होता है या नहीं, लेकिन ये जो एश्योरिटी दी जा रही है ईरानी सदर की जानिब से, यकीनन इसके बाद कुछ सूरत हाल थोड़ी सी नॉर्मल होगी। एनीहाउ, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रंप के उस बयान की तरफ आते हैं जो मैंने आपको कहा कि उन्होंने कहा कि आज हम सबसे बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप का ट्रुथ सोशल के ऊपर कुछ देर पहले एक बयान जारी हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने हमसाया ममालिक से, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उनसे माजरत कर लिया या माफ़ी मांग ली है, क्योंकि हमने उसे ये सारा कुछ करने पर मजबूर कर दिया। हमने और इसराइल ने इतने हमले किए कि वो मजबूर हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ये शायद हज़ारों सालों में पहली मरतबा हुआ कि ईरान ने शिकस्त का सामना किया और उसने माफ़ी मांगी। हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और बता रही है, बट ट्रंप क्लेम कर रहा है कि हमारी जीत हो गई, ईरान हार गया, उसने माजरत कर ली, तस्लीम कर लिया, ये सारा कुछ। और वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो मुझे थैंक यू कह रहे हैं और मैं कह रहा हूँ मोस्ट वेलकम। अब ईरान खित्ते में मज़ीद गुंडागर्दी नहीं कर सकेगा। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि अब हम ईरान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं और ऐसी जगहों को या ऐसे लोगों को भी अब टारगेट बनाएंगे। आज उन्होंने कहा आज हम करेंगे जिनके बारे में अभी तक हमने फैसला नहीं किया था कि हम इनको भी टारगेट करने जा रहे हैं या नहीं। दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग बिग विच इज़ ऑन इट्स वे, या कुछ आपको पता चल सकता है आने वाले चंद घंटों में। बट मीनवाइल ट्रंप के ये सारे दावे, ये सारी बड़ी बड़ी बातें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनसे किस तरह कॉन्फ्लिक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। जो तजियाकार हैं वो कह रहे हैं कि ईरान ने अब तक अमेरिका को अच्छा खासा डेंट पहुंचाया है, नुकसान किया है। ऑल्दो कि उसका अपना नुकसान हुआ, लेकिन जो अमेरिका के साथ हुआ, फॉर एग्जांपल दो सबसे बड़े जो उनके रेडार सिस्टम थे वो तबाह किए। एक $1.1 बिलियन, दूसरा $300 मिलियन का, ये दोनों तबाह हुए। फिर अभी रिसेंट उर्दन में एक थर्ड डिफेंस सिस्टम था, वो भी तबाह किया गया। वो भी अच्छी खासी मालियत का था, जो कि डिफेंस सिस्टम है। अब अगर उर्दन में लगाया, आपका डिफेंस सिस्टम भी अपना डिफेंस नहीं कर सका, दैट मीन्स कि सीरियस अटेम्प्ट्स की गई हैं फिर ईरान की जानिब से। और प्लस जिन ममालिक में ये डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, जहां जहां पर अमेरिकन एम्बेसीज थी, फुटप्रिंट्स थे, उन सबको ईरान ने निशाना बनाया, वहां पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि उन ममालिक की जानिब से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। फिर ईरानी गार्ड्स जो हैं वो चैलेंज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ये खबरों में हर जगह पे आ रहा है। ईरानी गार्ड्स जो हैं पासदाराने इनकलाब, वो कह रहे हैं कि ट्रंप अगर हिम्मत करे तो स्टेट ऑफ हुर्मज से अपनी शिप निकाल के दिखाए। अब मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई बहुत बड़ा मसला हो सकता है, जितनी उसके पास पावर है, जितना उसके पास है, लेकिन द थ्रेट इज़ स्टिल देयर। ईरानी पासदाराने इनकलाब को इतना हल्का भी नहीं लिया जा सकता। उन्होंने स्टेट ऑफ हुर्मज को एक तरह से चोक कर रखा है और वो कह रहे हैं कि अमेरिकन शिप्स जो है वो यहाँ से निकाल के दिखाएं। ये हमारा चैलेंज है ट्रंप को। अभी तक इन रियलिटी यहाँ से कुछ हो नहीं पाया है, तो देखते हैं। अब ट्रंप कह रहे थे कि मैं अटैक करके ये सारा कुछ खाली करा लूँगा, देखते हैं कब तक करते हैं। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि पासदाराने इनकलाब को या ईरान को चाइना और रूस ये भी सीक्रेट मदद कर रहे हैं। तो जब ईरान को ये बात मालूम है कि ये दो बड़ी पावर्स जो हैं ये हमारे साथ खड़ी हैं मुश्किल वक्त में, तो इतनी जल्दी सरेंडर करना बनता नहीं है। बहरहाल देखते हैं अभी और कितनी देर तक वो चलाते हैं इस मामले को, लेकिन जितनी जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकल आए खित्ते के लिए उतना अच्छा है, ईरान के लिए भी उतना अच्छा है। हमारा पाकिस्तान का अपना किरदार भी रहेगा, क्योंकि आज एक मुलाकात हुई, CDF पहुँचे सऊदी अरब और वहाँ के जो वज़ीर दाखिला हैं उनसे मुलाकात हुई और मेरा ख्याल है पाकिस्तान इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। बेशक कोई अलग ऐलान नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है। प्लस सऊदीया के साथ हमारा एक डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट है, तो उसके तहत भी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन की जा रही हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करते हैं। आज पाकिस्तान की एक मुकामी अदालत ने GHQ हमला केस के हवाले से फैसला सुनाया और PTI की तकरीबन पूरी लीडरशिप को जो इसमें नामजद थी उन सबको सजाएं सुना दी गई हैं। 5-5 लाख रुपया जुर्माना और सारी जायदाद जो है उसे जब्त करने का ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें अगर देखें उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, जरताज गुल, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर, कमल शोजब, शेख राशिद शफीकी, ये सारे वो लोग हैं जो PTI की टॉप टियर की लीडरशिप में शामिल थे। ये सारे के सारे अब यहाँ से मंजर आम से गायब हैं पिछले काफ़ी अरसे से, क्योंकि सरेंडर नहीं कर रहे अदालतों में। और जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया है, जिन लोगों को इश्तिहारी करार दिया गया था, उनके खिलाफ
जज अमजद अली शाह साहब ने ये फैसला सुनाया है। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की राय दे रहे हैं, उसके ऊपर भी ज़रा इसका पोस्टमार्टम करेंगे अगले व्लॉग में। और फिर अब सबको इंतज़ार है 10 और 11 मार्च का, बस चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। 10 और 11 मार्च को इमरान खान के केसेस की समाअत होना है। लेकिन जिस तरह से नैब अमेंडमेंट्स बिल जल्दी जल्दी पास करके एक मुतबादिल अरेंजमेंट रखा गया है कि किस तरह से इमरान खान को फर्दर भी जेल में रखा जा सकता है, वो इंडिकेट कर रहा है ना कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अपील में जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आईनी अदालत जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो जो रिलीफ मिलने के 99% इम्कानात लग रहे थे वो बहुत हद तक कम हो गए हैं। और अब अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर पाएंगे, ये जाएंगे आईनी अदालत में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के पास। तो ये सारी सिचुएशन है। और मीनवाइल अरशद शरीफ के हवाले से एक केस कीनिया की अदालत में सुना जाने वाला है 11 मार्च को। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में वो केस बंद कर दिया गया, लेकिन अरशद शरीफ शहीद से मुतालिक केस जो है वो कीनिया की अदालत में सुना जाना है। अल्लाह करे उसे कहीं से तो इंसाफ मिले, उसकी फैमिली को, उसके लवाहिकीन को, उसके बच्चों को, उसकी अहलिया को कहीं से तो इंसाफ मिले। वालदा तो इंसाफ की दुआइयाँ देते देते बेचारी इस दुनिया से चली गई, अल्लाह उनकी भी मगफरत करे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।